फ्यूजन। जब भी मैटर जो चेंज होता है लिक्विड से वेपर में चेंज होगा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बच्चों लोग वेपराइजेशन। और मैटर जो होगा, अगर आप रिवर्स सोचो, गैस से अगर वापस मूव करेगा टुवर्ड्स लिक्विड में, गैस से लिक्विड में मूव करेगा, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम लोग बच्चों लोग कंडेंसेशन। और लिक्विड से अगर जाएगा सॉलिड में इधर, तो इसको बोलते हैं बच्चों लोग हम लोग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है। कभी कभी मैटर में क्या होता है बच्चों लोग, आपका सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कन्वर्ट करता है गैस में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड फेज, यानी बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए हुए आपका जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट करता है कहाँ पे, गैस में। तो उस प्रोसेस को बोला गया है बच्चों लोग सब्लिमेशन प्रोसेस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्लस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म एक है जो नॉर्मली आप लोग को पता नहीं होता है, कि गैस को अगर हम भेजेंगे सॉलिड स्टेट में रिवर्स में, तो उसके टर्म कौन सा यूज करेंगे, तो उसके टर्म यूज किया गया है बच्चों लोग डिपोजिशन प्रोसेस। ये टर्म्स पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये था बच्चों लोग मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर का फेज चेंज। ठीक है। ये आप ये इन्फॉर्मेशन वो सीख चुके हैं, और उस फेज चेंज के करस्पॉन्डिंग क्या क्या टर्म्स होता है जो आपको जानना चाहिए, और मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस टॉपिक बेस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पोस्ट करिए, उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा। और नहीं अगर कोई डाउट है, तो आप जो भी पीपीटी में डिस्कशन मैं कर चुका हूँ उसको काइंडली नोट करें जल्दी से, ताकि हम लोग आगे मूव कर सकें। तो बच्चों लोग जल्दी से इसे नोट करेंगे, और कोई भी डाउट है तो उसे पोस्ट करिए आप। कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होता है, तो कोई इशू नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल पे एक्स्ट्रा क्लास प्लान करेंगे। तो न्यूमेरिकल जब भी पोर्शन आएगा, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि इसे आपको इजी वे में समझा दें, और उस पे जो एक्स्ट्रा डाउट सेशन होगा उसको मैं प्लान करूँ न्यूमेरिकल के लिए अलग से। कुछ को इशू हो रहा है फेज चेंज में, उसको किसी को दिक्कत हो रहा है, ध्यान देना। मैं फेज चेंज को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तब तक आप लोग क्या करो, इसको नोट करते जाओ। ठीक है। मैं फेज चेंज को मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है। जो लोग बच्चों लोग डिले ज्वाइन किए हैं वो रिकॉर्डिंग सेशन को देख पाएंगे। ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों लोग, फेज चेंज का जब हम बात कर रहे हैं, तो आपका सॉलिड से अगर कोई लिक्विड मूव करता है, ठीक है, मैं फेज चेंज वाले पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूं, ताकि मुझे फिर से आपको अच्छे समझ में आ जाए। कुछ बच्चे इसका एग्जाम्पल ही पूछ रहे हैं, तो देखते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब सॉलिड होता है, सॉलिड से मूव करता है टुवर्ड्स लिक्विड में, जैसे एग्जांपल के लिए आप सबसे सिंपल एग्जांपल आपके लिए रहेगा आइस। तो आइस को जब आप थोड़ा सा हीट दोगे तो क्या होगा, मेल्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूजन, यानी सॉलिड क्या लिक्विड में। सेम जो लिक्विड पहुंचा है वाटर, उसको आप हीट करते हो तो क्या बनता है, वेपर फॉर्म करता है H2O का। इसको बोल सकते हैं वेपराइजेशन प्रोसेस। वहीं आप सोच सकते हो कि जो वाटर वेपर है उसको आप कंडेंस करो। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई ठंडे पानी का ग्लास है, मतलब फ्रिज से निकाला हुआ पानी जब भरते हो ग्लास में, तो ग्लास के बाहर में है ना पानी का ड्रॉप्स जमा हो जाता है। तो ड्रॉप्स होता क्या है, तो आपका जो पानी का वेपर आपके एयर में मौजूद है वो कंडेंस होके आपके आउटर बाउंड्री पे चिपकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, गैस वापस लिक्विड फेज में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस वापस कहाँ आ रहा है, लिक्विड फेज में। ठीक है। अब उसी को रिवर्स सोचो, लिक्विड से आप जा रहे हो सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल आप पानी यानी वाटर से बना रहे हो आइस, तो उस प्रोसेस को आप बोल सकते हो सॉलिडिफिकेशन। ठीक। अब कुछ लोग का डाउट हो रहा है डिपोजिशन में, तो ध्यान देना, कुछ एग्जांपल जो होगा बुक्स में आपका दिया रहेगा सब्लिमेशन का। तो सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होता है, तो कपूर। आप लोग घर में जो कपूर यूज करते हो उसको आप रख दो, तो कपूर जो होता है
नॉर्मल कंडीशन पे होता है क्या है, डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से कहाँ मूव करता है, गैस में, तो उसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है कि डिपोजिशन का एग्जांपल क्या होगा, तो ध्यान ना, डिपोजिशन का एग्जांपल के लिए थोड़ा सा मेरे को कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो अगर कुछ चीज को समझ में नहीं आए तो आप लोग पेशेंस रखना, उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक टर्म होता है ट्रिपल पॉइंट, एक टर्म बच्चों लोग सीखोगे आप लोग, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, अब ट्रिपल पॉइंट से अगर मान लेते हैं, अगर हम टेम्परेचर को लोअर कर देंगे, उस फेज में अगर आपका गैस और सॉलिड में डायरेक्टली मूवमेंट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम डिस्कस करेंगे हाइयर पार्ट में। तो कुछ बच्चों का क्यूरी था, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान देना। अगर ट्रिपल पॉइंट से ट्रिपल पॉइंट से टेम्परेचर को हम बिलो कर दें, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर से बिलो कर दें, टेम्परेचर से बिलो कर दें हम, तो उस केस में जो गैस फेज है डायरेक्टली मूव करता है टुवर्ड सॉलिड फेज में। तो अभी क्या है, ट्रिपल पॉइंट आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि आपको समझ में आएगा। बस अभी के लिए बस इसको नोट कर लो। वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। तो पानी का जो वेपर होता है 273.1 केल्विन के बिलो में, वो डायरेक्टली आपके आइस में मूव करता है। इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, अगर आप फ्रिज खोलो, जहां पे आप आइस को फ्रीज करते हो, तो देखना कि उस फ्रीजर में से कुछ वेपर भी बाहर जा रहा होगा, यानी वहां पे क्या होता है कि आइस का सॉलिड फॉर्म और आइस का जो वेपर फॉर्म है, दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हैं डिपोजिशन प्रोसेस को। तो होपफुली आपका डाउट्स ओवर हो चुका होगा। अब ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये हम लोग सीखेंगे गैस स्टेट में जब पढ़ाएंगे, तो अभी के लिए क्यूरियोसिटी को देखते हैं हम लोग। तो ट्रिपल पॉइंट का जो भी क्यूरी है उसको थोड़ा सा होल्ड करना है, उसको हम लोग समझाएंगे आपको आराम से। ठीक है, उसके लिए मुझे ग्राफिकल एनालिसिस आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए होल्ड करते हैं, तब तक हम लोग चालू करते हैं जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीखे हैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि आपका फंडामेंटल लेवल का जो लर्निंग है वो क्लियर हो जाए कि आपका लेवल कैसा है। ठीक है, तो बच्चों लोग, आप लोग क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। तो ध्यान देंगे आप बच्चों लोग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसमें किस केस में हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को रीड करो और अपने आंसर को कमेंट में पोस्ट करो, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में कितने लोग हैं जो आंसर दे पा रहे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, आपका मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकता है, तो बस सिंगल आंसर टिक मत बोलना, एक बार देख लेना, सारे ऑप्शन को चेक करो, और उसके बाद मेरे को रिप्लाई करोगे कि आपका आंसर क्या क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। और जैसे से आप आंसर देख रहे हो आपको क्वेश्चन को नोट भी कर लेना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को दोबारा रिकैप करना चाहो तो आपके नोट में ये मिल जाए। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है अपने पास, और सारे लोग का आंसर सही है, तो आप लोग का फंडामेंटल लेवल जो है काफी अच्छा है, आप लोग को हाई लेवल जाने में कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा। बस अपना जो स्टडी पैटर्न है बस बनाए रखना है, जो मोटिवेशन से क्लास ज्वाइन की, उस मोटिवेशन को आपको थ्रू आउट द 2 साल तक बस परसिस्टेंट फॉर्म में रखना है। अगर आप 2 साल तक सेम मोटिवेशन से पढ़ लिए, तो आपको जेई मेन एनआईटी आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो बस अपना मोटिवेशन को बनाए रखो, और जो भी डाउट्स हो, जो भी चीज हो, अपने रिसोर्स पर्सन, अपने मेंटर से पूछो, आपको वहां से राइट गाइडेंस मिल जाएगा। तो चलो, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि किस किस ऑप्शन में डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देना, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो एक छोटा सा अपने पास सेटअप ले लेते हैं। इस सेटअप में
मान लेते हैं कि मेरे पास अभी गैसेस का 4 पार्टिकल है, या 6 पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले ऑप्शन में क्या बोला गया है, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर कंटेनर क्लोज होगा तो मान लेते हैं कि कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए तेरे पास बैलून है, और बैलून में 6 पार्टिकल है। अब इस 6 पार्टिकल को अगर कंप्रेस करेंगे तो बैलून का साइज क्या होगा, छोटा होगा। अब क्या होगा, बैलून का साइज छोटा हो जाएगा जब आप प्रेशर बढ़ाओगे। तो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैलून का छोटा होगा, तो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, घट जाएगा। यानी पहले ऑप्शन में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चलो डिक्रीज करने वाला है। इसका मतलब अपना जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा इनकरेक्ट। सेकंड का बात करते हैं, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मान लेते हैं मेरे पास शुरू में 6 पार्टिकल था, उसमें से बिना वॉल्यूम को चेंज किए हुए अगर उसमें से 2 पार्टिकल बाहर निकाल दे, तो 2 पार्टिकल बाहर निकाल देंगे तो बचेगा 4 पार्टिकल। अब 4 पार्टिकल में डिस्टेंस क्या होगा, होगा ऑलरेडी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इस ऑप्शन में आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि पार्टिकल का नंबर में चेंज मत करो, बस वॉल्यूम बढ़ा दो। तो ध्यान देना, अगर हम वेसल के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दे और पार्टिकल का नंबर सेम रखे, 6 पार्टिकल, तभी क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो चुका है तो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यानी इस केस में भी क्या होगा, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, यानी हम कंटेनर में वॉल्यूम को इंक्रीज ना करके गैस के पार्टिकल को और ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं कि शुरू में गैस का पार्टिकल 6 था, अभी 6 पार्टिकल और ऐड कर देंगे। तो जितना पार्टिकल आप ज्यादा ऐड करोगे, ठीक है, उतना पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चलो डिक्रीज करेगा। ठीक। तो पार्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। यानी ये भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा 2 और 3। और आपके पास जितने बच्चों का आंसर मेरे पास आया था वो सारे का आंसर क्या था, सही था। कुछ लोग 3 बस बोल रहे थे, तो उनके लिए मेरा एडवाइस था, मैं शुरू में बोल चुका था कि ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। मल्टी करेक्ट मतलब मोर देन वन ऑप्शन सही हो सकता है, तो शायद वो लोग सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन को बस सोच के मेरे आंसर दे चुके थे। तो ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, यानी इसमें मोर देन वन आंसर सही हो सकता था। तो बस चलो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर नीडेड है तो फटाफट नोट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। जहां भी आपको दिख समझने प्रॉब्लम होगा, आपको डायरेक्टली चैट बॉक्स का यूज करना है और उसे पोस्ट करना है। उसी के अकॉर्डिंग उसी मोमेंट पे मैं उस डाउट को आपका क्लियर करूंगा। ठीक है बच्चों लोग, तो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। इसका आंसर 2 और 3 होगा बच्चों लोग, इसका आंसर 2 और 3 होगा। सेकेंड एंड थर्ड जो होगा एक करेक्ट होगा। इन दोनों प्रोसेस में आपके हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करने वाला होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों लोग। इस क्वेश्चन बच्चों लोग आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बोला हुआ है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अरेंज करना है। कुछ पार्टिकल्स यानी कुछ मैटर आपके पास दिया हुआ है, और उन मैटर को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा जो अरेंजमेंट है, यानी ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। तो मेरे पास आंसर आना आलू आ चुका है। ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स करते जाओ, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ग्रोथ के लिए। तो जितने बच्चों को आंसर दिए सारे आंसर करेक्ट हैं।
ध्यान देंगे बच्चों लोग, अगर इसका सॉल्यूशन वो देखे तो हम लोग कवर किए थे कि मैटर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है सॉलिड्स में, और सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है गैस में। लिक्विड बीच में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी गैस होगा, गैस का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सबसे वीक होने वाला है। गैस के बाद क्या होगा? लिक्विड आएगा, और इसके बाद क्या आएगा? सॉलिड आएगा। तो ध्यान देंगे, अब इसके अकॉर्डिंग जब ऑप्शन को जब चेक करोगे तो ऑप्शन जो आप सी चेक करना एक बार। ऑक्सीजन का स्टेट क्या है बच्चों लोग? गैस। वाटर का स्टेट क्या होता है? लिक्विड। और शुगर क्या होता है? सॉलिड। तो देखना, ये आपके इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी अरेंज है। यानी अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों लोग? तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, और नोट कर चुके होंगे तो हम लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। मैं 20 से 30 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको, आप इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो आप लोग को नोट करते रहना है, जो भी इंफॉर्मेशन बोला जा रहा है आपके नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास के एंड में नोटबुक ही होगा जो आपके पास होगा, जिसको आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो। और रिवीजन जो होता है, सबसे की पॉइंट होता है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके स्टडी का। बिना रिवीजन के पढ़ना सारा चीज क्या होगा? बेकार होगा। क्योंकि क्या है ना, जस्ट क्लास खत्म होगा, तो अगर आप नोट नहीं किए होगे तो सारा इन्फॉर्मेशन मूवी की तरह खत्म हो जाएगा। आप जस्ट एक मूवी की तरह वॉच कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में स्टोर नहीं होगा। तो दिमाग में स्टोर करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन तभी कर पाओगे जब इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा, प्लस ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में फोकस बनाना बहुत बड़ा चीज है। और फोकस तभी आएगा जब आप क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हो, यानी जब क्लास में आप नोट करोगे, आंसर देने की कोशिश करोगे, इसका मतलब आप क्लास में एंगेज हो। और आपके क्लास का एंगेजमेंट ही डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर आउटकम को, यानी आप कितना सीखने वाले हो। और हम लोग हर पॉइंट पे आपके साथ खड़े हैं, जहां भी कुछ भी इश्यू होता है आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, हम लोग उसी मोमेंट पे उसको रिप्लाई करके उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चन में एक बार चलते हैं और वहां पे डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में बच्चों लोग क्या पूछा गया था कि हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस किस किस में बढ़ेगा, इंक्रीज कब करेगा। तो जो पहला ऑप्शन है ना, ये बहुत सिंपल सा है। अगर मान लेते हैं कि गैसेस है आपके पास, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाना मतलब आप कंप्रेस कर रहे हो। अब कंप्रेस करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? तो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब अगर आपके पास पार्टिकल्स पड़ा हुआ है और उसको आप कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम छोटा होगा। वॉल्यूम छोटा होगा तो क्या होगा? पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि किसमें इंक्रीज करेगा, इसलिए अपना पहला ऑप्शन जो है इनकरेक्ट था पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप अभी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आप लोग क्लासेस का फीडबैक भी देते रहना है चैट बॉक्स में, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। क्लासेस आपको कैसा लग रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर क्लासेस आगे प्लान करते चलेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों लोग क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपका केस बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके सीएचईसी बोर्ड में भी आता है, आपके नीट में भी आता है, जेईई में भी आता है। जिस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है।
तो इस क्वेश्चन में एक सीमा नाम की लड़की है जो विजिट कर रही है एक नेचुरल गैस के कंप्रेसिंग यूनिट को। ठीक है, अब ध्यान देना, पहली बात है कि नेचुरल गैस किसको बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल गैस आप लोग पढ़ोगे क्लास 10th में। नेचुरल गैस मतलब होता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लोग? CH4। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो देखती है कि इस गैस को लिक्विफाई किया जाता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कुछ कंडीशन अप्लाई करके उसको लिक्विफाई कर रहे हैं, और कंडीशन जो अप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर से लिंक है। ठीक है, अब घर जब वो वापस आती है तो वो अपने फ्रेंड से डिस्कशन करना चालू करती है और अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कि मैंने आज प्लांट को देखा है जहां पे मीथेन गैस लिक्विफाई हो रहा है। बट वो कंफ्यूज कर जाती है कि प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग को सीमा को हेल्प करना है ताकि उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आपको बेसिकली बताना है कि प्रेशर टेम्परेचर का कंडीशन क्या होना चाहिए ताकि मीथेन गैस यानी नेचुरल गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सको। तो मीथेन का जो गैस स्टेट है उसको भेजना है आपको मीथेन के लिक्विड स्टेट में। अब आपको बस सीमा को हेल्प कर देना है कि प्रेशर क्या क्या करे और टेम्परेचर में क्या चेंज करे कि मीथेन गैस का लिक्विफिकेशन आसान हो जाए। तो बहुत सारे बच्चों को अपने पास ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, तो सारे बच्चों को जो ऑप्शन है वो सारे बच्चों लोग सही सही रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोग का काफी अच्छा है। बस आपको फोकस करना है कि आपको नीट और जेई निकालना है। आप लोग कहीं से बैठ के भी नीट जेई निकाल सकते हो, तो लोकेशन मैटर नहीं करता है, बस आपका मोटिवेशन मैटर करेगा। आप लोग का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है, तो कोई इशू नहीं है, बस आपको लग के काम करना है। और एक साल पढ़ लिए आप लोग तो ये गारंटी रहेगा कि आप आराम से एक अच्छे कॉलेज में हमेशा एडमिशन ले पाओगे। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से यहाँ पे। तो बेसिकली हमको क्या करना है, मीथेन गैस का स्टेट, मीथेन गैस को चेंज करना लिक्विड फेज में। तो गैसेस फेज में होता क्या है, पार्टिकल का डिस्टेंस क्या होता है, दूर दूर होता है। ठीक, अब इस डिस्टेंस को मुझे क्या करना है, मुझे इसको चेंज करना लिक्विड स्टेट में, यानी इसको मुझे पास लाना है। अब पार्टिकल को पास लाने के लिए प्रेशर में क्या करना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर हाई करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, गैसेस पार्टिकल पास आएगा। और अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर में इफेक्ट क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग पता है कि मैटर को क्लोज लाने के लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज करो तो क्या होगा, पार्टिकल को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो पार्टिकल खुद से क्या होगा, पास पास आना चाहेगा। यानी आप देखोगे तो आपको टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, चलो हाई करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशंस है ये नेचुरल गैस के लिक्विफिकेशन यानी मीथेन के लिक्विफिकेशन के लिए सुटेबल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन सारे बच्चों का सही था। तो मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो ध्यान दें बच्चों लोग, अपने पास अगला क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है होमोजीनियस, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में सीखे होंगे। मैं जस्ट रिपीट कर दे रहा हूँ। होमोजीनियस और हेटरोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब ये होता है जहां पे आपका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होगा, और जहां पे आपका सिंगल पार्टिकल से आपका सिस्टम क्रिएटेड होगा, जहां पे कोई बाउंड्री नहीं दिखेगा आपको। मतलब आपका फेज इतना अच्छे से मिक्स रहेगा कि इसमें से कोई बाउंड्री आप देख नहीं पाओगे, मतलब आपको सारा चीज सेम ही दिखेगा। तो अगर इसको हम देखें तो होमोजेनियस कौन कौन होने वाला है, तो बच्चों लोग थोड़ा आप लोग आंसर करेंगे। आपके पास आइस, वुड, सॉइल एंड एयर है, इसमें से कौन कौन सा होमोजेनियस सिस्टम होगा आप बताएंगे।
चैट बॉक्स में फटाफट चैट्स में डालेंगे। सारे लोग बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है और सी ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसका सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। तो आइस क्या है बच्चों लोग, आइस जो बना होता है, तो आइस बना होता है वाटर के H2 के पार्टिकल से, यानी बहुत सारा H2 पार्टिकल मिलके आपका आइस क्रिएटेड रहेगा। यानी ये क्या होगा, इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, तो आइस होमोजेनियस सिस्टम का पार्ट होगा। जो गैसेस होता है, गैसेस का मिक्सिंग परफेक्ट होता है, तो गैसेस में कभी भी कोई बाउंड्री नहीं दिखता है। जैसे आप एयर को देखोगे, तो एयर में आपको प्लेन कोई बाउंड्री नहीं दिखेगा। तो एयर इज ए यानी गैसेस का कोई मिक्सचर, एयर में O2 N2 होता है मेजर, इसके अलावा गैस का कोई भी मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है। तो गैस और गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस ही कहलाएगा। यानी आपका आइस एंड एयर हो गया होमोजेनियस। बात करते हैं सॉइल पे, तो सॉइल में मल्टीपल कंपोजिशन होता है, आपको पढ़े होगे सॉइल में कुछ सैंड होगा, कुछ फाइन पार्टिकल्स होंगे, कुछ ह्यूमस होंगे, कुछ अदर पार्टिकल्स होंगे। तो होता क्या है, नॉर्मली सॉइल में क्या होता है, बाउंड्री दिखेगा प्लस उनका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो सॉइल को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस। और वुड जो है, वुड का ही मल्टीपल कंपोनेंट होता है, जिसके कारण उनका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो वुड भी हेटेरोजेनियस का एग्जाम्पल होगा। यानी इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन पे, चलो इसमें होगा आइस एंड एयर, यानी 1 और 4। अब नीचे में 1 और 4 कहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। आप लोग सारे बच्चों का आंसर्स करेक्ट था, और ये हम लोग को देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर कर ले रहे हो। मतलब फंडामेंटल लेवल में आप लोगों के साथ कोई इशू नहीं है, बस हम लोग को हाई लेवल में मूव करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपके लेवल को अपग्रेड करेंगे हम लोग हाई लेवल पे। जहां पे कुछ लोगों को बच्चों का इशू है कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है उन लोग को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग न्यूमेरिकल अच्छे से प्लान करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों का यहाँ पे क्यूरी आ रहा है कि व्हाट इज होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है चलो जहां पे आपका कोई भी आपको बाउंड्री ना दिखे, प्लस जहां पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, मतलब जहां पे सिस्टम का कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आपके मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाने के बाद भी सिस्टम में आपको सेम लेवल का यूनिफॉर्मिटी दिखना चाहिए। तो ये होगा सिंपल वर्ड्स में होमोजीनियस का डेफिनेशन। एग्जांपल के तौर पे देखना, जैसे आइस है, तो आइस में क्या है, आप का बना हुआ वाटर पार्टिकल से, तो आइस का सैंपल जितना भी छोटा कर लो, अल्टीमेटली उसमें वाटर का पार्टिकल तुमको मिलेगा। जैसे आप कोई भी एलिमेंट लेते हो, जैसे मान लेते हैं तेरे पास आयरन का सैंपल है, लोहे का सैंपल है, तो इस आयरन के सैंपल में ये बना होगा आयरन के एटम से। तो अगर आपके लोहे का सैंपल जितना भी छोटा लोगे, अल्टीमेटली उसमें तुमको क्या मिलेगा, बस मिलेगा आयरन का एटम मिलने वाला है, जिसको बोल दोगे होमोजेनियस। यानी आपका जो कंपोजिशन जितना यूनिफॉर्म दिखेगा, मतलब एटॉमिक स्केल पे जाने पे के बाद भी आपको कंपोजिशन यूनिफॉर्म दिखना चाहिए, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो होपफुली आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बच्चों लोग, न्यूमेरिकल थोड़ा सा वेट करना है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में मैं रिकैप पे हमारा फोकस है, जैसे ही इस क्लास के एंड में मूव करेंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा हम लोग का। इन टॉपिक में हम लोग पहुंचने वाले हैं। कुछ लोग एग्जाम्पल बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ध्यान रखो, चलो यहाँ पे डिकम्पोजिशन वर्ड हम लोग यूज नहीं किए अभी तक। अगर आपको डिकम्पोजिशन का अगर एग्जाम्पल जानना है, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे पार्टिकल ब्रेक कर रहा हो, तो एक बच्चे का डाउट है कि डिकम्पोजिशन का एग्जांपल चाहिए उसे, तो डिकम्पोजिशन बेसिकली एग्जांपल जहां पे कोई, जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट करो, तो हीट करो तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो ये हो जाएगा एग्जांपल डिकम्पोजिशन का। ठीक है, तो क्लास 10th के पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े भी होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आप लोग को जब भी मैं बोल रहा हूं तब भी आपको अटेंटिव होके क्या करना है, जो भी स्लाइड में इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है, उसे आपको नोट कर लेना है। अब ध्यान देना पे, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है
कि प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिट टू फ्लूइड्स, यानी फ्लो करने का जो प्रॉपर्टी होता है तो फ्लूइड्स के लिए यूनिक होता है। तो बोला गया बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये कौन सा करेक्ट होगा? तो बच्चों लोग का आंसर अभी मेरे पास आना चालू हो चुका है, और आप लोग का आंसर सारे लोग का सही आ रहा है। यानी जो फ्लो करने का टेंडेंसी किसका हिस्सा होता है बच्चों लोग? तो मैटर का तीन फेज जो है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उसमें सॉलिड एंड सॉलिड को अगर हटा दें तो लिक्विड एंड गैस जो होता है फ्लो करना चाहता है। तो हम बोल सकते हैं कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, यानी if इसमें फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। तो ऑप्शन सी है, और 100% बच्चों का आंसर सही है। इसी तरह से आपको क्लास में पार्टिसिपेट करते रहना है, और क्लास का फीडबैक देते जाना है कि क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोगों को। इससे क्या होगा, हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा क्लासेस को और बेटर करने का। आप लोग को फुल्ली क्या करना है, हमारे साथ इंटरेक्ट करते रहना है। ठीक है बच्चों लोग, ये टॉपिक इस रिलेटेड, ये बैच जेई का बैच है और सुबह में नीट का बैच था, तो दोनों में टॉपिक सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो आप रिवाइज करने के लिए आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। बस दोनों बैचेस में क्या होगा, न्यूमेरिकल का लेवल अलग होगा, कॉन्सेप्ट सिमिलर ही चलेगा। तो बच्चों लोग, मूव करते हैं हम लोग अगले स्लाइड्स पे। अब ध्यान है बच्चों लोग, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है आपके सॉलिड्स यानी मैटर के फेज में, मैटर के डिफरेंट फेज में जो चेंजेस हो रहा है उसके लिए जो टर्म्स हम यूज करना सीखा है उस पे क्वेश्चन है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे। इसमें से कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताएंगे फटाफट आप लोग। सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तो ध्यान देंगे बच्चों लोग। इसमें पहला जो ऑप्शन बोला हुआ है, ऑप्शन नंबर जो ए है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आपको पता है कि अगर सॉलिड्स को वेपर में चेंज करते हैं विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखोगे तो कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डिपोजिशन बोलते हैं। तो ये वेपराइजेशन यहाँ पे जो है गलत दिया हुआ है, क्योंकि वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस जाना। ठीक, थर्ड यानी सी जो ऑप्शन है, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये भी गलत है कि फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विड से मूव करता है सॉलिड में, यानी ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये भी गलत है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, जब आप सॉलिड को कन्वर्ट करते हो कहाँ पे, गैस में, विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड फेज। ठीक है, तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का आंसर 100% बच्चों का सही था। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्दर अगला टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट होगा प्योर सब्सटेंसेस के लिए। तो फटाफट बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर का बताएंगे आप लोग कि किसमें से कौन कौन सा ऑप्शन है जो प्योर सब्सटेंसेस के लिए वैलिड होगा। तो ध्यान देंगे बच्चों लोग, एक सेकेंड।
ध्यान रखो बच्चों लोग, जो प्योर सब्सटेंसेस होता है वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होगा, यानी ऑप्शन वन सही होगा। प्योर सब्सटेंसेस में बी कंपाउंड और मिक्सचर, तो मिक्सचर नहीं होता, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस से मिक्सचर नहीं होता, तो मिक्सचर के कारण आपका स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्योर सब्सटेंसेस होता है उसका सेम कॉम्पोजिशन होता है, तो हर लेवल पे जाओगे तो कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फोर्थ का हम बात करते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एग्जाम्प्लिफाइड बाय द ऑल एलिमेंट अदर देन निकल, तो ये निकल भी शो करेगा, निकल भी एलिमेंट है, तो निकल को भी आप प्योर बोलोगे, यानी इसका मतलब है फोर्थ भी रॉन्ग होगा। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा अबाउट प्योर सब्सटेंसेस ये होगा वन एंड थ्री। तो वन एंड थ्री कहाँ मेंशन किया हुआ है, तो अपने ऑप्शन बी में मेंशन किया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा बच्चों लोग। और आप लोग का मैक्सिमम लोग का आंसर क्या था इसमें करेक्ट था। तो बच्चों लोग नेक्स्ट करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, यानी हमको नेक्स्ट मूव करना है डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन्स एटम के बारे में क्या बोले थे, तो ध्यान देना। एटम जो है, एटम वर्ड लिया हुआ है ग्रीक वर्ड से लिया हुआ एटम। एटम का मतलब सिंपल होता है ग्रीक में इंडिविजुअल, यानी जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। आप लोग बच्चों लोग जैसे जैसे क्लास मूव करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है आपके पीपीटी में उसे नोट करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्लास को रिवाइज करने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो आज कल परसों जब भी क्लास होते जाएगा आपको अपना नोट प्रॉपर बनाना है, ताकि क्या हो क्लास का रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। कुछ लोग को इश्यू हो रहा है पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन फोर में, तो मैं रिपीट बस कर दे रहा हूँ उनके लिए। ऑप्शन फोर में सारा इंफॉर्मेशन सही था, बट उसमें निकल को एक्सक्लूड करा था, बट निकल एलिमेंट होता है तो निकल को भी अब प्योर मानना है। तो निकल अगर उसमें नहीं होता तो सारा स्टेटमेंट सही था, निकल को एक्सक्लूड करने के कारण वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि निकल भी प्योर कंपाउंड का ही, प्योर सब्सटेंसेस का ही पार्ट है। तो हम लोग बच्चे लोग आ चुके हैं डाल्टन थ्योरी पे। तो डाल्टन थ्योरी में डाल्टन ने एटम को बोला है कि एटम्स आर इन डिविजिबल, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। और डाल्टन का पॉइंट ये था कि जितने ही मैटर है सारे कंपोज होते हैं एटम से, यानी जब मैटर को फर्दर ब्रेक करते जाओगे ब्रेक करते जाओगे, तो जब मैटर को ब्रेक करते हो तो ब्रेक करते करते जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप पहुंचोगे उसको एटम बोला गया है। यानी जितना ही मैटर है सारा बना हुआ है कहीं ना कहीं एटम से बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं बता रहा हूँ, उससे ध्यान देना आप लोग। तो ईच एलिमेंट इज कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, जिसको बोला गया है एटम बोला गया है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं। ठीक, अब एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट। इसका मतलब है कि जैसे मान ले तेरे पास एक एलिमेंट मान लेते हैं हम लोग आयरन, और एक मान लेते हैं कार्बन। तो आयरन का जो एटम होगा वो Fe होगा, आयरन होगा, और कार्बन एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो कार्बन एटम होगा। तो कार्बन और आयरन का जो एटम है उनका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, वो डिफर करता है। तो इस पॉइंट का मतलब यही है, ये है आपका सेकेंड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या बोला बच्चों लोग, एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज एन अल्टीमेट पार्टिकल एंड इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स मास बट इट इज स्ट्रक्चरलेस। इसका मतलब ये है कि जब डाल्टन अपने थ्योरी को दे रहे थे तो उस टाइम में एटम का स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आगे एटम का मास होगा, पर उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं था, तो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया गया है स्ट्रक्चरलेस। ठीक है, तो एटम आपका अल्टीमेट पार्टिकल होता है जिसका अपना मास होगा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि एटम्स आर इंडस्ट्रिबल, मतलब एटम को फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, एटम फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
और एटम का एटम पूरा कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब ये है कि जब भी कोई किसी रिएक्शन में या कहीं भी एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एटम कंजर्वेशन को आपको फॉलो करना है। अच्छा, इसी 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 स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं, पीओएसी। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वर्ड का यूज करेंगे, पीओएसी। पी फॉर प्रिंसिपल, ओ फॉर ऑफ, A for atom, principle of atom conservation. C for conservation, C for conservation. तो principle of atom conservation। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का यूज करेंगे हम लोग कि किसी भी रिएक्शन में एटम क्या होता है, कंजर्व रहता है। एटम कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये भी कहां से आया था, ये डाल्टन थ्योरी का ही पार्ट है। ठीक है, अब ध्यान देंगे चलो। लास्ट पॉइंट जो है आपका मेंशन किया हुआ है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक सेकेंड बस। हाँ, यहाँ पे देखना आप लोग, लिखा हुआ बॉटम में, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम होगा वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये था बच्चों लोग ऑल अबाउट डाल्टन थ्योरी। आप लोग फटाफट से नोट करोगे। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे जो डाल्टन थ्योरी पे बेस्ड होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग फर्दर पोस्ट करोगे चैट बॉक्स में। ठीक है, तो बच्चों लोग किसी को डाउट नहीं है? आप लोग को मैं 20 से 30 सेकंड दे रहा हूँ फर्दर इंफॉर्मेशन नोट करने के लिए। ठीक है, तो चलो मूव करता हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को डिस्क्राइब करना, दोबारा डिस्क्राइब करना, तो मैं दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और कुछ बच्चों को दिक्कत है, मतलब क्या होता है, तो पीओसी का मतलब होता है बच्चों लोग प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका मतलब सिंपल होता है कि आपका एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। एटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है, उसको आप कहीं भी खत्म नहीं कर सकते हो। तो इस पीओसी का फुल फॉर्म ही है प्रिंसिपल ऑफ, पी फॉर प्रिंसिपल, ओ फॉर ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। वो जो फोर्थ पॉइंट है, जो जिसको हम लोग पीओसी बोल रहे थे, इसमें लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो ध्यान देना। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एक एग्जांपल आपके सामने मैं ले रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर से बेटर समझा पाऊँ। तो ध्यान देना पे जो फोर्थ पॉइंट में इश्यू हो रहा है, तो मान लेते हैं एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें कार्बन बर्न कर रहा है और CO2 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखना, लेफ्ट में कार्बन और ऑक्सीजन है, और लेफ्ट में कार्बन का एक एटम है और लेफ्ट में ऑक्सीजन का दो एटम है। यानी लेफ्ट साइड में कार्बन का एक एटम है आपके पास, और ऑक्सीजन का क्या है, दो एटम है, टू ऑक्सीजन एटम है। अगर आप राइट में चेक करोगे तो राइट में क्या बना, CO2 बना है। अब CO2 के अंदर आप एटम को चेक करो, तो CO2 में आपका जो कार्बन है, कार्बन का एक एटम दिखेगा आपको, और O का दो एटम दिखेगा। तो देखना दोनों साइड ना एटम सेम हो जा रहा है। नहीं, आपका मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, बट एटम चेंज नहीं हो रहा है। एटम लेफ्ट साइड में जितना था वही एटम राइट साइड में होगा। तो फोर्थ पॉइंट का मतलब यही है कि एटम कंजर्व रहता है, एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो होपफुली ये डाउट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो बच्चों लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन पे।
तो ध्यान ना, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, डाल्टन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कौन सा ऐसा चीज है, यानी कौन सा जो डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको आप डाल्टन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो बच्चों लोग फटाफट इसका आंसर मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको डाल्टन जो है थ्योरी से एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे। बच्चों लोग अपना फीडबैक देते जाना हम लोग को, क्लास कैसा लग रहा है, और क्लास में और क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए जो आपके लर्निंग को और सपोर्ट कर सके। तो आप अपना सजेशन भी भेज सकते हो हमारे पास। आपके सजेशन अगर अच्छे रहेंगे तो हम लोग उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने टीचिंग पैटर्न में। कुछ लोग का पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है कि न्यूमेरिकल में इशू होता है, तो हम लोग न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम देंगे, न्यूमेरिकल के लिए एक्स्ट्रा क्लास प्लान करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल का जो प्रॉब्लम है जो कि कॉमन होता है बच्चों में, उससे हम लोग सॉल्व कर पाए। थ्योरी वाइज में क्या होता है कि बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं, पर न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है उस थ्योरी को, वहां पे फंसते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से चीजों को प्लान करके रखेंगे। तो ध्यान देना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और सारे बच्चों का आंसर जो है करेक्ट है। तो डाल्टन थ्योरी में एटम कंबाइन क्यों करता है, इसको रीजन आउट नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब जो पहला रीजन फॉर कंबाइनिंग एटम, इसके बारे में डाल्टन थ्योरी में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए होगा, जिसको आप डाल्टन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था अपना डाल्टन थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक जो है बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली क्या है, आपका जो एटम मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया सिंपल तरीके से, जो क्या ऑलरेडी आपको आता होगा। तो ध्यान देना, आपके पास का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इसमें इसमें एटम, डिफरेंट एलिमेंट आइटम समझाया हुआ है। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। बस ये पिक्चर का बस मतलब ये है कि आपको अलग अलग एटम्स अलग अलग हो सकता है दिखाया गया है। उसके बाद नीचे में क्या दिखाया गया है कि एटम ऑफ सेम सेम काइंड ऑफ एटम कंबाइन करके ही मॉलिक्यूल बना सकता है। जैसे एच एच कंबाइन करके क्या होगा, चलो बनाएगा H2, ओ कंबाइन करके क्या बनाता है, O2 बना सकता है। ठीक है, इवन डिफरेंट एलिमेंट भी कंबाइन करके आपका मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं। जैसे वाटर बना होता है H और O से, NaCl बना होता है सोडियम एंड क्लोरीन से। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट एलिमेंट एटम भी कंबाइन करके क्या होगा, मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। अब ध्यान देना, जब भी एटम को, अब एटम एग्रीगेट करेगा, यानी बहुत सारे जब एटम आपस में जुड़ेगा, या ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं, या फिर O2 मॉलिक्यूल का हम बात कर रहे हैं, तो इनका जब एग्रीगेट्स आ गया, एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है जब इनको आप बहुत सारे पार्टिकल के पास लाओगे, तो इस केस में जो भी फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग एलिमेंट्स। ठीक है, और ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो बना हुआ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से, जैसे H2O है, जैसे NaCl है, जैसे अमोनिया है, उनको और बहुत सारे पार्टिकल को क्लब करते जाएंगे तो जो एग्रीगेट फॉर्म करेगा, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली कंपाउंड्स। ठीक है, इसके लिए आप वर्ड यूज करते हो कंपाउंड्स। अच्छा, एलिमेंट्स कंपाउंड दोनों क्या होता है, दोनों का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। दोनों सेम काइंड ऑफ चीज से बना हुआ है, तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो दोनों को आप बोलते हो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल डालते हो, यानी दोनों क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है, और दोनों होता है होमोजीनियस। यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोथ आर होमोजीनियस एंड बोथ आर प्योर। बच्चों लोग फटाफट इस स्लाइड का इन्फॉर्मेशन को आप नोट करेंगे, और कहीं भी इश्यू हो तो बताएंगे चैट बॉक्स में, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आपको इसी तरीके से क्या है, क्लास में पार्टिसिपेट करते रहना है, और क्लास के बारे में फीडबैक देते चलना है कि क्लास कैसा लग रहा है आप लोग को। हाँ, अमोनिया में यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन कर लोगे, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसको आप हटा देना है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा सकते हैं, और उसके बदले यहाँ पे एक लोन पेयर होता है जिसमें लिख दे रहा हूँ,
तो अमोनिया का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग अपने इन पे। तो अमोनिया पे आपके पास क्या होगा, एक लोन पर होता है, जिसको मैं ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो ये अमोनिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपको लोग को एक्टिव रहना है, जहां कभी आपको एरर दिखे तो बताना फटाफट, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हम लोग रेटिफाई करते चलेंगे। आप लोग के अप्रिशिएशन के लिए हम लोग, आप लोग का जो अप्रिशिएशन मिल रहा है हम लोग को इसके लिए बहुत खुश हैं। तो आप लोग इस तरह से हमारे क्लास को अप्रिशिएट करते जाइए। ठीक है बच्चों लोग, आप लोग इस स्लाइड पर नोट कर चुके होंगे। मूव करते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। तो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो आपके 11th का चैप्टर में लिखा हुआ है। और उस पर बेस हम लोग थियोरेटिकल डिस्कशन के बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और ट्राई करते हैं कि आप लोग सब लोग को न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। तो ध्यान है बच्चों लोग, तो आपके पास जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मुझे 5 लॉ कवर करने हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस। ठीक, थर्ड लॉ पढ़ने वाले हैं हम लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ पढ़ेंगे हम लोग गे लुजाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। और फिफ्थ लॉ पढ़ेंगे हम लोग अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ। तो बच्चों लोग इस पीपीटी का जो भी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे फटाफट, ताकि मैं सारे लॉ को मैं वन बाय वन स्टार्ट कर पाऊं। तो फटाफट बच्चों लोग नोट करेंगे।
हेलो हेलो। तो वॉइस ऑडिबल तो बताएंगे, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वॉइस आपके पास जा नहीं रहा था। क्लास, हाँ फिर से लॉ को मैं रिपीट कर दूंगा। लॉ को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ऑडिबल है। तो ध्यान दें बच्चों लोग, इस लॉ में जो है, मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अब ध्यान सुनना। तो जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ उसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ताकि आपको बेटर तरीके से दोबारा मैं समझा पाऊँ। तो ध्यान देंगे, जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल है, इसे लेबोइजर ने दिया था। जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम लिखा हुआ है। जो आपसे कभी कभी एग्जाम पूछता है, तो एग्जाम में आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे, जो इस कंजर्वेशन का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका मासेस क्या होता है, मासेस जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, तो चलो ये लास्ट टॉपिक हम लोग लेंगे, फिर क्लास छोड़ देंगे आप लोग को। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक जो है वो खत्म कर लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड ही है। ठीक है, इसका जो भी स्लाइड्स होंगे उसे मैं कल डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो ये लास्ट स्लाइड, थोड़ा पेशेंस रखना है ताकि ये स्लाइड्स खत्म हो जाए बस। ठीक, और आपसे जो इंटरेक्शन चाहिए मुझे, कि आप लोग को जो भी दिक्कत होगा उसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल होगा, कल ही होगा, कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में। कल आपका इवनिंग 2 PM पे फिर से क्लास आएगा केमिस्ट्री का ही। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज छूटेगा आज से क्लास में उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है उसके उसमें सिंपल सा स्टेटमेंट था कि आपका जो मासेस इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट था। अब ध्यान देना, इसमें बस आपको ध्यान देना है कि जिस वेसल में आप रिएक्शन परफॉर्म करोगे ना, वो वेसल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अगर वेसल ओपन है, अगर मान लेते हैं आपके सिस्टम में कोई गैसियस कंपोनेंट अगर क्रिएट हो रहा है, कोई गैसियस कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, जैसे CO CO2 अगर बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर CO2 गैस जो है एक बाहर जा सकता है। तो अगर आपके सिस्टम में गैसेस कंपाउंड क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसके मास को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आपका एक कंजर्वेशन फॉलो करेगा। अच्छा, ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ये अप्लाई नहीं होता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो ध्यान देना, आप जानते होंगे कि फ्यूजन फ्यूजन यानी आप एटम बम जानते होंगे, आप हाइड्रोजन बम का नाम सुने होंगे। तो एटम बम में फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, और आपके हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। इवन देखते हो, जो सन से हमको एनर्जी मिलता है, तो सन में क्या होता है, वहां पे फ्यूजन रिएक्शन ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी फ्यूजन फ्यूजन का हम बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मासेस जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और इसके लिए आइंस्टीन ने अपना एक इक्वेशन दिया था, आप जानते होंगे। रिसेंट में एक आपका मूवी भी, अच्छी मूवी भी आई थी, ओपेनहाइमर। ठीक है, तो वहां भी इसके बारे में कहने का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वहां पे होता क्या है कि जब भी हम एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब का बात करते हैं, या मान लेते हैं सन का बात करते हैं, या स्टार्स का बात करते हैं, तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी इसलिए निकलता है क्योंकि वहां पे मास का एनर्जी में कन्वर्जन होता है। और इसके लिए एक इक्वेशन दिया गया था, E = mc²। E = mc² यानी मास इंटू सनलाइट का स्क्वायर। सनलाइट का यानी स्पीड ऑफ लाइट, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, जो होता है 3 × 10⁸ तो इस रिलेशन से जो मास जो कंज्यूम हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी आपका हल्का सा मास भी कन्वर्ट होगा, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो इस जगह पे आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो बच्चों लोग, ये था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसमें छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो कवर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपसे डाउट से डिस्कशन करके फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो ब्रेक करता है। जब ब्रेक करेगा तो उसमें बोला गया है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है एंड 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। बोला गया है आपको प्रूफ करना है कि इसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वैलिड है। तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके स्कूल में आ सकता है। तो ध्यान देंगे,
आपके पास इसका वेट कितना है, 10 ग्राम दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का वेट है 10 ग्राम। राइट हैंड साइड में ध्यान देना, आपका सीईओ का वेट कितना दिया हुआ, 5.6 ग्राम। और आपका CO2 का वेट कितना है, उसको दिया हुआ 4.4। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 ग्राम है और राइट हैंड साइड में भी क्या बच्चों 10 ग्राम है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल वैलिड है। तो बच्चों ये था अपना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है। तो अगर किसी को भी कोई इशू है तो आज का क्लास यहीं पे लोग बाइंड अप करेंगे। कोई भी इशू है तो आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये था अपना आज का बच्चों लोग पहला क्लास। अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे। आपको नोट्स का जो फाइल है वो आपके इन से मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी नोट्स हम लोग यहाँ पे स्लाइड शेयर कर रहे हैं आपके एंड पे आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स के पास अवेलेबल होगा। आप उनसे स्लाइड्स को दोबारा देखने का रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों लोग। तो अगर कोई स्पेसिफिक डाउट आपका नहीं है तो इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों लोग हम लोग अगले क्लास में।